क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम फेसबुक में या किसी ब्राउज़र पे किसी भी अपनी आईडी पे लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे सिस्टम हमारा जो यूज़र नेम होता है उसको कैसे वेरीफाई करता है, जो भी बैकएंड में डेटाबेस होता है वो कैसे काम करता है। तो आइए इस चीज़ को समझने के लिए हम अपने पाइथन कोड पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि जब भी हम किसी फेसबुक वगैरह या फिर जीमेल आईडी को लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है बैकएंड पे। तो इसके लिए अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में यूज़र डेटाबेस क्रिएट करने के लिए या यूज़र से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। तो पहले एक छोटी सी डिक्शनरी क्रिएट करके देखते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर बात करते हैं। तो डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए पाइथन में बहुत ही सिंपल तरीका होता है, जिसमें हम बस उस डिक्शनरी का नाम लिखते हैं। मान लेते हैं कि एक हम साइबर डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कुछ यूज़र होंगे, उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, और फिर उस इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे हम चेक करेंगे कि वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम बस उस डिक्शनरी का नेम लिखेंगे, उसके बाद हम करली ब्रैकेट, ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट का यूज करके बस अपनी डिक्शनरी को क्रिएट कर लेंगे। तो ऐसे तो ये बहुत ही सिंपल और ब्लैंक डिक्शनरी हमारी क्रिएट हुई है। इस अभी अभी इस डिक्शनरी में कुछ भी नहीं है। हम चाहे तो इस डिक्शनरी में कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो डिक्शनरी का जो की कंपोनेंट होता है, डिक्शनरी का जो पार्ट होता है, उसमें दो चीज़ मेन होती है, की और उसकी वैल्यू। यानी कि एक की होगी और एक उसकी वैल्यू होगी। तो की को हम अपने लेफ़्ट साइड में लिखते हैं और उसकी जो वैल्यू होती है उसको राइट साइड में लिखते हैं। तो मान लेते हैं कि हम किसी का नेम यहाँ पे लिखने वाले, अपनी एक डिक्शनरी बना रहे हैं जिसमें उस डिक्शनरी में एक नेम हो और उसके बाद उसका वैल्यू हो। तो डिक्शनरी किसी भी डेटाबेस में सिर्फ नेम ही नहीं होता, उसकी बाकी भी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि हम उसके बाद उसका स्टेटस भी हम वहाँ पे देख सकते हैं। जो भी हमारा यूज़र है उसका क्या स्टेटस है। तो मान लेते हैं कि अभी हमारा जो यूज़र है वो एक्टिव है। और हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किसी डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे, जो भी हमारी पहली लाइन होगी उस लाइन की, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है नेम और उसके बाद हमने उस नेम को यहाँ पे डिफाइन किया, तो उसके बाद जैसे ही हम दूसरी लाइन पे जाएंगे, अभी हमें दिख रहा है कि हमारा जो ये कोड है यहाँ पे एक एरर आ रहा है यहाँ पे, और इस एरर में हमें यहाँ पे एक रेड मार्क भी दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम अपना यहाँ पे एक कोमा यूज करेंगे तो हमारा वो एरर चला जाएगा। तो ऐसे ही किसी भी डिक्शनरी को क्रिएट करने के टाइम पे हमें पहली जो भी हमारी पहली की वैल्यू होती है, अगर उसके बाद हमें कोई दूसरी की वैल्यू लिखनी है तो हमें एक कोमा लगाना होगा। और ऐसे ही अगर हमें इसके बाद लिखनी है तो फिर हम एक कोमा लगाएंगे, और उसके बाद मान लेते हैं कि हम इसकी लोकेशन हमें बतानी है, यूज़र की क्या लोकेशन है। तो इसके बाद हम यहाँ पे कोलन का यूज करेंगे और लोकेशन यहाँ पे लेफ़्ट साइड में लिखेंगे, उसके बाद फिर कोलन का यूज करेंगे और उसके बाद हम उसकी लोकेशन लिख देंगे। मान लेंगे कि इस यूज़र की लोकेशन दिल्ली है। अब हमें इसके बाद एक और किसी एक और यूज़र की मतलब एक डिटेल और यहाँ पे ऐड करनी है। तो हम जैसे लिख लेते हैं उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस, यानी कि उसका स्टेटस क्या है, यूज़र का वो अलाउड है या नहीं है, या उसका क्या सिक्योरिटी क्लियरेंस है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कुछ एक वैल्यू लिख देते हैं। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन अभी इस एग्जांपल में हम एक जिससे लिख लेते हैं इसका भी लेवल 3 है। तो डिक्शनरी क्रिएट करने का यही तरीका होता है, और ऐसे ही हम अपनी डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस हमें एक डिक्शनरी का नेम डिफाइन करना है, उसके बाद एक इक्वल सिंबल लगाना है, और फिर एक ओपन करली ब्रैकेट और एक क्लोज करली ब्रैकेट लगा के उसके अंदर हम अपनी की और वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। की अपनी लेफ़्ट साइड में होगी और वैल्यू हमारी राइट साइड में होगी, और बीच में हमारा एक कोलन होगा। और ऐसे ही अगर हमें एक के बाद कई सारे अपनी की वैल्यू लिखनी है तो हम ऐसे ही कोमा लगा के और हम अपनी नेक्स्ट की वैल्यू यहाँ पे लिखते जाएंगे।
और लास्ट में हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद अब हमें कुछ भी नहीं लिखना, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये तो हमारी एक सिंपल डिक्शनरी हुई। हम इस डिक्शनरी को इसके बाद एक कंसेप्ट होता है पाइथन में, जिसको हम नेस्टेड डिक्शनरी भी बोलते हैं। तो जैसे नेस्टेड वर्ड से मतलब होता है कि मतलब एक के अंदर दूसरा, या डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। तो हम इस डिक्शनरी को नेस्टेड डिक्शनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मान लेते कि जैसे अभी हमने एक फ़ेसबुक का एग्जांपल देखा, तो फेसबुक पे लॉगिन करने वाले कोई एक बंदा तो होगा नहीं, कोई एक जिसको वहाँ पे लॉगिन करना है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे। तो ऐसे अगर हम अलग अलग डेटाबेस तो हम क्रिएट करने वाले नहीं हैं, कि क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए हम अलग से डेटाबेस क्रिएट करें, ऐसा तो नहीं होगा। तो हमारा डेटाबेस तो एक ही रहेगा, कॉमन रहेगा। उसके बाद हम वहाँ पे उस बेस में अलग अलग अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे अलग अलग यूज़र की इन्फॉर्मेशन, उसकी खुद की एक डिक्शनरी में क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इस डिक्शनरी को नेस्टेड डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि जो डेटा है ये एक यूज़र का है, उस यूज़र का जो भी नेम है, मान लेते हैं कि जैसे हम अपनी आईडी क्रिएट करते हैं फेसबुक वगैरह पे, तो हम अपनी आईडी जो भी अवेलेबल आईडी होती है हमें यूनिक ही रखनी होती है। तो अपनी यूनिकनेस बनाने के लिए हम कुछ भी अपनी एक आईडी क्रिएट करते हैं जो भी अवेलेबल होती है। जैसे हमने यहाँ पे ये वाली आईडी क्रिएट की, और इस आईडी के बाद हम ये जो हमारी अंदर की वैल्यू है इसको हम ऐसे ही अभी रखेंगे, और हम इस आईडी के बाद जैसे हमारी नॉर्मल डिक्शनरी क्रिएट होती है, हम यहाँ पे अपनी एक दूसरी डिक्शनरी बना लेंगे। और इस डिक्शनरी में अब अपनी जो ये इन्फॉर्मेशन है इसको यहाँ से कट करेंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे डाल देंगे। तो अब हमारी ये एक नेस्टेड डिक्शनरी बन चुकी है। अभी हमने क्या किया, क्योंकि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमने पहले नॉर्मल डिक्शनरी में ये ऐड की थी, बस इसको एक दूसरे करली ब्रैकेट में हमने ऐड कर दिया, और उस करली ब्रैकेट के बाहर उसका एक वैल्यू हमने असाइन कर दी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन इस राहुल 99 यूज़र आईडी की है। और अगर हम इसको और अच्छे से समझे, तो अगर ये कैसा दिख रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये एक वैल्यू है इतना पार्ट, और इसके लेफ्ट में की है। तो जैसे हमने नॉर्मल डिक्शनरी की बात की थी, वहाँ पे भी की वैल्यू था, और यहाँ पे भी की वैल्यू के टाइप का ही ये दिख रहा है। तो यहाँ पे एक की है और इस की एक पूरी एक वैल्यू है। तो ऐसे हमारी एक, अगर हम इसको पूरा एक समझे, तो अब ये पूरा कंबाइन है, की वैल्यू सिंगल पेयर बना। अब जैसे हमने नॉर्मल डिक्शनरी में किया था कि एक के बाद अगर हमें दूसरी की वैल्यू ऐड करनी है, तो हमें क्या करना होगा, फिर से हमें एक कोमा लगाना होगा। और फिर अब की बार हम क्या करेंगे कि अब हम एक दूसरे यूज़र की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसको करने के लिए हम या तो मैनुअल यहाँ पे टाइप कर ले, या फिर हम इसको भी यहाँ से कॉपी करके और नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब क्योंकि ये जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है ये एक दूसरे यूज़र की है, ठीक है, तो यहाँ पे हम उसका एक दूसरा यूज़र आईडी का यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं। तो मान लेते हैं हम ये एक दूसरा यूज़र है, हमने ऐसे रैंडमली कुछ भी नेम सेलेक्ट किया यूज़र आईडी के लिए, और यहाँ पे उसका यूज़र का जो रियल नेम है हमने यहाँ पे डाल दिया। और अब की बार इसको एक्टिव के बजाय हम मान लेते हैं कि ये यूज़र सस्पेंडेड है, इसने काफ़ी दिनों से लॉगिन नहीं किया, ठीक है, और इसकी लोकेशन भी डिफरेंट है। मान लेते हैं इसकी लोकेशन मुंबई है, और इसका जो क्लियरेंस लेवल है इसका लेवल 1 है। तो अब हमारी यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारी पूरी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। तो ऐसे हमने नॉर्मल डिक्शनरी और एक नेस्टेड डिक्शनरी को बना लिया है। अब अगर बात करें कि हमने जैसे पहले टॉपिक में एक लिस्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो लिस्ट में भी हम ऐसे इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते थे, लेकिन हमें डिक्शनरी की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो इसको समझने के लिए हम एक जल्दी से एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन एक लिस्ट में ऐड हम करते, तो हमें
क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम उसको कैसे यूज करते। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमने पहले देखा था कि लिस्ट क्रिएट करने के लिए हम जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं उनको यूज करते हैं। तो ऐसे ही हमने अपने लिस्ट का नाम दिया, उसके बाद एक इक्वल सिंबल लगाया और उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ये अभी एक ब्लैंक लिस्ट है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारा यूज़र है, तो यूज़र हमारा जैसे राहुल कुमार ही है, ठीक है। अब इसके बाद उस यूज़र का एक पासवर्ड भी होगा। उस वो मान लेते हैं उसने अपना ऐसे ही कुछ भी अपना पासवर्ड ऐसे ही डाला था, ठीक है। अब उस यूज़र का पासवर्ड के साथ उस यूज़र की बाकी और इन्फॉर्मेशन भी होगी, जैसे वो दिल्ली से है और उसका एक क्लियरेंस स्टेटस मान लेते हैं कि वो अभी लेवल 1 है, ठीक है। तो पहली ऐसे भी हम एक लिस्ट में इस अपने यूज़र की इन्फॉर्मेशन डाल सकते थे। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिस्ट तो क्रिएट हुई, लेकिन अभी इस लिस्ट में सिर्फ हम एक यूज़र की इन्फॉर्मेशन ऐड कर पाए। हालांकि हम चाहे तो यहाँ पे आगे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे रोहित कुमार लिख देंगे और फिर वहाँ पे उसका एक पासवर्ड लिख देंगे और फिर उसकी लोकेशन, और ऐसे 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 हम करते जा सकते हैं और ऐसे ही हम इस लिस्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली मतलब एंड ऑफ द टाइम क्या होगा कि ये लिस्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। जब तक ये लिस्ट छोटी है, जैसे यहाँ पे 10-20 वैल्यू है, तब तक तो थोड़ा सा ठीक है, हम इस लिस्ट को जैसे तैसे करके कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, जैसे कि 100+ है या 1000+ है, क्योंकि कोई लिमिट तो होती नहीं है, ठीक है, फेसबुक पे कि अनलिमिटेड यूज़र वहाँ पे, या फिर जो भी कोई पब्लिक साइट होती है वहाँ पे वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है एक लिस्ट और डिक्शनरी में, मतलब एक लिस्ट में क्या प्रॉब्लम आती है एज़ कम्पेयर टू डिक्शनरी। हम अगर उसकी वैल्यू यूज करें तो लिस्ट की वैल्यू यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा कि लिस्ट की जो वैल्यू होती है हम उनको उसके नेम से नहीं बुला सकते, यानी कि उसके नेम से यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर हमें मान लेते हैं कि हमें ये राहुल कुमार ही हमें देखना है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा। ऐसे तो अभी हमारे पास कोई फेसबुक है आईडी नहीं, मतलब फेसबुक का डेटाबेस हम उस पर काम नहीं कर रहे, तो हम इसको ऐसे ही विजुलाइज करने के लिए एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमें इस अपनी साइबर डेटाबेस जो पहले वाली लिस्ट है इसमें से पहले वाली वैल्यू यानी कि राहुल कुमार को देखना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम जैसे पहले भी पढ़ा था, तो हम यहाँ पे अपना जो भी लिस्ट का नेम है वो कॉल करेंगे, उसके अंदर हम उस लिस्ट का जो इंडेक्स वैल्यू होगी 0 वो यहाँ पे हम डाल देंगे। अगर हम इस कोड को रन करें तो हमें क्या दिखेगा, देख लेते हैं एक बार। अभी हमें यहाँ पे एक एरर आया, ठीक है। ये एरर इसलिए आया क्योंकि अभी हमने अब अभी जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है ये लगता है कि कंफ्यूज है। हमने इसमें साइबर डेटाबेस कॉल किया और यहाँ पे एक डिक्शनरी भी है और ये ऊपर लिस्ट भी है। तो एक बार इस वाली डिक्शनरी वाले कोड को हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब एक बार इस कोड को दोबारा से रन कर देखते हैं। हाँ, अब की बार हमें यहाँ पे कुछ आउटपुट मिला। तो इस आउटपुट में हमें इस लिस्ट में जो पहली वैल्यू है यानी कि जो इंडेक्स 0 पे है, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो भी पाइथन में इंडेक्सिंग नंबर होता है वो 0 से ही स्टार्ट होता है, ना कि 1 से, ठीक है। तो 0 पे जो अभी राहुल कुमार है वो यहाँ पे हमें यहाँ पे दिखने लगा, ठीक है। आउटपुट में हमें राहुल कुमार यहाँ पे दिखा। तो अब अगर मान लेते हैं कि हमें उसका पासवर्ड चेक करना है, तो हम यहाँ पे क्या इंडेक्स वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है। तो जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि जो भी सेकंड नंबर पे यानी कि इंडेक्स 1 पे जो भी चीज़ है वो हमें यहाँ पे दिखी। अब प्रॉब्लम क्या आती है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक अनलिमिटेड या फिर एन नंबर ऑफ जिसमें 100 या 1000 यूज़र डेटाबेस है, वहाँ पे हमें उन यूज़र की इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट यानी कि जैसे वो लॉगिन करे तो हम चेक करें कि उनका क्या यूज़र नेम है, क्या पासवर्ड है, या उनका जो एक्सेस लेवल है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको क्या राइट मिले,
या वो फेसबुक की या किसी पब्लिक क्लाउड की किस चीज़ को देख पाए, ऐसे ही हम समझ लेते हैं इसको। तो हमें बार बार क्या करना होगा कि हमें उसका एक इंडेक्स नंबर डिफाइन करना होगा। और अगर लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है, यानी कि वो 10-20 प्लस है, या फिर तो हम ऐसे इंडेक्स नंबर तो हम याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 0, 1, 2, 100, 1001 और किस इंडेक्स नंबर पे क्या वैल्यू है, ये तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा लास्ट में जाके। अब इस चीज़ से बचने के लिए हम, यानी कि हमें बार बार इंडेक्स वैल्यू को ना टाइप करना पड़े उस चीज़ को देखने के लिए, तो हम डिक्शनरी का यूज करते हैं। तो अभी हम इस लिस्ट को यहाँ से हटा देते हैं और अब हम सीधे डिक्शनरी पर ही काम करते हैं। तो इसका जो पर्पज़ था समझाने का, ये सिर्फ इतना था कि लिस्ट का हम हर जगह यूज नहीं कर सकते और हमें किस कंडीशन में डिक्शनरी का यूज करना होता है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे जो भी उस यूज़र की, मान लो हमारी एक यूज़र आईडी राहुल 99, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन जैसे उसका नेम, स्टेटस, लोकेशन, क्लियरेंस, अब हमें उसके इंडेक्स वैल्यू से नहीं, उसके एक नेम हमने इसको दिया, एक वैल्यू, एक हमने की वैल्यू पेयर में उसको एक चीज़ डिफाइन की। जैसे हम नेम क्या है, राहुल कुमार, तो हम अगर हम राहुल 99 आईडी की नेम यहाँ पे कॉल करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इस आईडी का जो नेम है वो राहुल कुमार है, उसका स्टेटस एक्टिव है, ठीक है, उसकी लोकेशन दिल्ली है। तो अब हमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी क्या इंडेक्स वैल्यू है। तो इसी के साथ हम इस लिस्ट को यहाँ से हटा देते हैं और आगे हम अपनी अब डिक्शनरी पे जो भी आगे का कंसेप्ट है उसको समझते हैं। इस कोड को एक बार यहाँ से कमेंट आउट हटा देते हैं। अब हमारी ये डिक्शनरी यहाँ पे रेडी है और नीचे से अपनी स्क्रीन एक बार क्लियर कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ गौर करने वाली यहाँ पे ये है कि अब इस वाले लेक्चर में, या हो सकता है कि जो भी हम नेक्स्ट लेक्चर जो भी समझे, अब उसमें हमें क्योंकि अभी तक जो हमारा बेस है, इससे पहले की वीडियो देख के या इसके पहले के जो भी कंसेप्ट थे वो देख के इतना तो क्लियर हो गया कि हम पाइथन का जो बेसिक है हमारा थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगर आपने अभी तक पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो थोड़ी सी वीडियो मतलब प्रेजेंटेशन बेस्ड, इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट या थ्योरी भी है वहाँ पे कवर की गई है, और बेस को क्लियर करने के लिए थ्योरी पहले कवर की गई है, फिर उससे रिलेटेड जो कोड है वो करके दिखाया गया है। तो अभी आगे आने वाली वीडियो में हम अवॉइड करेंगे कि हमें प्रेजेंटेशन का ना यूज करना पड़े और डायरेक्ट जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करके देखें। तो अब वापस हम इस टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक में अभी तक हमने अपनी एक डिक्शनरी क्रिएट की और डिक्शनरी के अंदर भी एक डिक्शनरी बनाई जिसको हम नेस्टेड डिक्शनरी बोलते हैं। अभी तक हमने इसमें डिक्शनरी और एक नेस्टेड डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं ये सीख लिया। अब इस डिक्शनरी को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए अब हमारी डिक्शनरी रेडी है, यानी कि मान लेते हैं कि एक हमारा साइबर डेटाबेस है। ऐसे ही हमने इसका एक नाम डिसाइड कर लिया, ये एक साइबर डेटाबेस है, ऐसे लिख देते हैं इसको, क्रिएटिंग या आवर साइबर डेटाबेस। ये हमारा एक साइबर डेटाबेस है। इसमें हम और भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं जितना चाहे, लेकिन अभी के लिए हम इन दो से ही काम चला लेते हैं, राहुल 99 और रोहित स्पाई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा साइबर डेटाबेस है, ठीक है। अब यूज़र क्या करेगा, अब वो फेसबुक वाली आईडी फेसबुक ओपन करेगा और वहाँ पे कुछ टाइप करेगा, ठीक है। तो कुछ टाइप करने के लिए भी तो हमें कोई कोड लिखना होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि चेकिंग दी या आस्किंग यूज़र टू टाइप देयर आईडी। यही हम करते हैं फेसबुक या जीमेल वगैरह पे, हम अपनी वहाँ पे आईडी टाइप करते हैं जो भी हमारी आईडी होती है। तो हमने पहले सीखा था कि यूज़र से इनपुट कैसे लेंगे, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको ठीक कर लेते हैं।
तो हमने ये पहले सीखा था कि अगर हमें किसी यूज़र से कुछ इनपुट लेना है, यानी कि हमारे कोड, वो कोड जो भी हमने कोड लिखे वो कोड हमारा रुके, और रुकने के बाद यूज़र से कुछ इनपुट ले, यानी कि यूज़र से बोले कि कुछ यहाँ पे टाइप करो, और जो भी हम टाइप करेंगे वो उसको स्टोर कर ले। तो इसके लिए हमारा हम जैसे यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र नेम, हमें क्या लेना है, यूज़र नेम लेना है, ठीक है, यूज़र नेम हमें पूछना है। तो इसके लिए हमारा एक बहुत ही सिंपल सा एक फंक्शन है जिसको हम इनपुट फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है, हम उसका यूज कर लेंगे। और इनपुट फंक्शंस का यूज करने के लिए हम इनपुट यहाँ पे लिखेंगे और फिर एक अपना ये जो हमारा पैरेंथेसिस है इसको यूज करेगा। इस फंक्शंस के अंदर हम यहाँ पे कोई मैसेज टाइप कर लेंगे, जैसे कि एंटर योर यूज़र नेम, ठीक है। अब इसके बाद ये जो भी यूज़र नेम हम यहाँ पे टाइप करेंगे, यानी कि जो भी हम अपना यूज़र नेम देंगे, या यूज़र आईडी यहाँ पे लिख लेते हैं, एंटर योर यूज़र आईडी, जो भी हम अपनी यूज़र आईडी यहाँ पे देंगे, ठीक है। अब उस यूज़र आईडी को हमें सर्च करना है अपने डेटाबेस में, ठीक है, जो हमने ऊपर डेटाबेस क्रिएट किया है। तो उसको सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक ऐसी जो भी हमारा जैसे डेटाबेस है हमारा, जैसे हमारा एक डेटाबेस है ये साइबर डेटाबेस है, तो हम यहाँ पे साइबर डेटाबेस लिख लेंगे, ठीक है। साइबर डेटाबेस के अंदर कुछ चेक करने के लिए हम एक गेट मेथड का यूज करेंगे, गेट मेथड, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ऊपर क्या टाइप किया था, यूज़र नेम, यानी कि जो भी हमारा यूज़र आईडी देंगे वो इस वाले वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब वो आईडी जो भी हम आईडी टाइप करेंगे वो इसमें स्टोर हो जाएगी। उस आईडी को जो भी उसकी वैल्यू होगी हम उसको यहीं पे यूज कर लेंगे, यानी कि जो भी यूज़र नेम ये वेरिएबल है इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम यहाँ पे आ जाएगी, और उस इंफॉर्मेशन को फिर हम इस गेट मेथड का यूज करके इस वाले डेटाबेस में सर्च करेंगे। अब जो भी सर्च होके आएगा तो वो दो कंडीशन होगी, या तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होगी या नहीं होगी, तो वो हमारा बाद का मैटर है, ठीक है। हम अभी फ़िलहाल के लिए इस वाली इन्फॉर्मेशन को एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इस चीज़ में आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर इसमें वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी कि इस डेटाबेस में वो आईडी मिल जाती है जो हमने हम यहाँ पे टाइप की थी, तो वो पूरी आईडी की जो इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि ये जो वैल्यू है कंप्लीट, वो इस वाले वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमारी वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, यहाँ पे इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सिंपल है, ठीक है। यहाँ तक हमने यूज़र आईडी पूछा और फिर उस यूज़र आईडी को एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया। उसके बाद जब हमारा वो वेरिएबल रेडी है, यानी कि उस वेरिएबल के अंदर वो यूज़र आईडी पहले से ही फिल है, अब हम उसके अगेंस्ट इस गेट मेथड का यूज करके इस वाले डेटाबेस में वो चीज़ हम सर्च करेंगे। अगर वो हमें मिल गई, यानी कि अगर उस यूज़र नेम कि वो यूज़र नेम वहाँ पे है, अब उसके अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जब वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई तो अब यहाँ पे दो कंडीशन होगी। अगर वो वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो गई तो इसको वो हम बोलते हैं कि ट्रूथ ही, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन ट्रूथ ही है, यानी कि वो है यहाँ पे वैल्यू। अगर वो वैल्यू नहीं है तो वो फॉल्स ही हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर है नहीं, ठीक है। तो गेट मेथड बहुत पाइथन में स्मार्टली काम करता है। और अगर वहाँ पे कोई मान लो कि ये जो यूज़र नेम हमने टाइप किया और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें नन वैल्यू फिल करेगा, यानी कि यूज़र इन्फो जो होगी वो नन होगी। इसका मतलब हुआ कि वो ब्लैंक है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि ऊपर वो यूज़र आईडी मिला ही नहीं, और जब वो यूज़र आईडी नहीं मिला तो उसके अंदर की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे स्टोर करने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक इसके आगे
अब हम यहाँ पे एक अपना जो भी कंडीशनल कीवर्ड है, जैसे इफ़ है, हमने पहले ये सीखा था पहले वाली वीडियो में। अगर आपने ये चीज़ नहीं सीखी है कि कंडीशनल स्टेटमेंट का कैसे यूज करते हैं और उसको उसका क्या काम होता है, तो आप इससे पहले की जो वीडियो है वो जाके देख सकते हैं और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इफ़ का यूज करेंगे और अब हम ये चीज़ यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे लिख देंगे, ये यूज़र इन्फो, और यहाँ पे कोलन लगाएंगे और बस इतना ही करना है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे हमने क्या किया कि इफ़ यूज़र इन्फो, यानी कि अगर इसके अंदर इस वेरिएबल में कुछ है, अगर कुछ है तो आगे का काम हो। अगर या तो दो कंडीशन होगी, या तो इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी या फिर नन होगा या कुछ भी नहीं होगा। अगर इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है, अब पहले जो कंडीशनल स्टेटमेंट का काम था इफ़ का, वो था ट्रू और फॉल्स चेक करने का। लेकिन सिर्फ यही कंडीशनल स्टेटमेंट का काम नहीं होता, ये भी होता है कि वो उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे ये इस तरीके से काम करेगा कि अगर इस यूज़र इन्फो में कुछ है तो फिर वो एक कुछ प्रिंट करे, हमें कुछ दिखाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर लेते हैं, जैसे कि ये जो हमने प्रिंट के बाद प्रिंट जो हमारा इनबिल्ट फंक्शंस है, इसमें एक एफ़ यहाँ पे यूज किया, और हम ऐसे डायरेक्ट एफ़ बिना एफ़ के भी हम कर सकते थे, लेकिन एफ़ जो होता है फॉर्मेटिंग के लिए होता है। इसका यूज़ करके हम अपना जो भी आउटपुट है उसको अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसमें जो भी डेकोरेटर है या जो भी हमारी, जैसे कि हमें स्पेस देना है या फिर टैब यानी कि एक एंटर करना है, तो वो हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम इस जो भी हमारा ये हमारा स्टार्ट और एंड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा, इससे पहले हम एफ़ लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो भी हमारा टारगेट है, ठीक है, टारगेट फाउंड, यानी कि जो हम यूज़र आईडी चेक कर रहे थे वो हमें मिल गई। अब वो क्या थी, वो टारगेट क्या था, अब वो हमें नहीं पता। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन है यूज़र इन्फो के अंदर सेव पहले से हो रखी है। तो अब हम उसको यहाँ पे टाइप करेंगे, टारगेट फाउंड क्या मिला हमें नहीं पता। ठीक है, इसके अंदर है वो। अब जो भी इसके अंदर है, अब हम इसके बाद हम यहाँ पे दूसरा एक देंगे कि वो है नेम। ठीक है, तो जो भी टारगेट फाउंड हुआ इसके अंदर जो भी है इन्फॉर्मेशन है उसमें, क्योंकि हमें पता है कि इसने इसकी जो भी आईडी है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर की होगी इसके अंदर। ठीक है, तो अगर वो उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसमें से हमें नेम बता दे बस उसका, कि भाई इसका नेम ये है, चलो इतना हुआ। अब उसके बाद सिर्फ एक नेम ही तो नहीं है उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें जैसे स्टेटस है, लोकेशन है, क्लियरेंस है, ये भी चीज़ हमें एक बार हमें चेक करनी होगी। ठीक है, ये भी हमें बताई। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि उसका स्टेटस, अब हम यहाँ पे स्टेटस भी एक बार चेक कर लेंगे, और इसके बाद हम उसकी लोकेशन, यहाँ पे हम लोकेशन टाइप कर देंगे। उसके बाद हमारा क्लियरेंस, इसको लिख देते हैं कि जैसे मान लेते हैं हमारा सिक्योरिटी क्लियरेंस है। और यहाँ पे हम यहाँ से कॉपी करके ये वाली चीज़ लिख देते हैं। अब जो भी हमारी उस आईडी के अंदर इन्फॉर्मेशन हमने वो सारी यहाँ पे लिख ली। ठीक है, अब ये यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद ये उसका की है, यानी कि उस इसके अंदर जो भी वैल्यू है, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसकी की ये है, ये की है उसकी, ये सारी की है। और इस की के अगेंस्ट जो भी वैल्यू होगी वो हमें दिखाएगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हैं इस पर। ये हम जो भी हमें सही लगे कि ये चीज़ इसको ये चीज़ बोलते हैं, यानी कि जैसे ये टारगेट फाउंड और इसका स्टेटस ये, हम वो लिख सकते हैं। अब इतना हुआ, इसके बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ भी ना हो, या फिर हम जो यूज़र टाइप कर रहे हैं वो गलत हो, यूज़र आईडी ही गलत हो। ठीक है, तो हम इसका एक फॉल बैक लगा लेंगे, इसको हम एल्स भी बोलते हैं। तो एल्स से हम बोल देंगे कि ऐसा कुछ प्रिंट करें कि यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र आईडी नॉट फाउंड इन द डेटाबेस।
ठीक है। अब इस पे आगे बात करने से पहले एक बार इस कोड को रन कर देखते हैं। अब ये हमसे यूज़र आईडी मांग रहा है। अब हमें पता है कि हमारी जो यूज़र आईडी है हमने ही क्रिएट की है वो यूज़र आईडी फेसबुक या दूसरी जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, तो अब इसने हमें ये सारी चीज़ यहाँ पे दिखा दी। अब देखते हैं इसने एक साथ हमें ये सारी चीज़ें दिखाई है। सिक्योरिटी क्लियरेंस, एक बार हम इसको एक अच्छे से समझते हैं। इस आउटपुट को एक बार देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें मिला। ठीक है, तो अभी ये जो हमारा आउटपुट है ये अच्छे से फॉर्मेटेड नहीं है, तो हमें जो यूज़र इन्फो के अंदर, यानी कि यूज़र इन्फो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी, तो अब इसके अंदर हमें ये हमने जो कर्ली ब्रैकेट लगाया इसकी वजह से हमें उसका बार बार सेम चीज़ हमें यहाँ पे रिपीट होके आने लगी और हमारा ये फॉर्मेट ठीक नहीं है। तो इस फॉर्मेट को ठीक करने के लिए इस वाले जो हमारा एक की है इसको यहाँ से हटा के और सिर्फ इस वाले के अंदर ही हम रखेंगे, यानी कि जो हमारा ये यूज़र इन्फो है इसके अंदर ही हम जैसे हम इंडेक्स वैल्यू को यूज करते थे 0 1 2 3 करके, ऐसे ही हम यहाँ पे अपने उसको कॉल करेंगे। अब इसको एक बार दोबारा से रन कर देखते हैं, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसको रन कर। अभी भी हमें यहाँ पे एरर मिल रहा है। जो हमारी ये की है ये यहाँ पे गलत है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारी की है उसमें जो एन कैपिटल और हमने यहाँ पे स्मॉल एन यहाँ पे डिफाइन किया। एक बार इसको ठीक कर लेते हैं, यानी कि इससे हमें पता लगा कि जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव है, यानी कि इसकी जो की वैल्यू है वो केस सेंसिटिव है। एक बार इसको दोबारा से रन कर देखते हैं। अभी हमारा ये एरर ठीक हो गया। तो अब हमने यहाँ पे क्या टाइप किया, अपना यूज़र आईडी टाइप किया राहुल 99, तो हमें मिला टारगेट फाउंड, हाँ मिल गया हमें। जो उस टारगेट के अंदर क्या है, राहुल नेम उसका राहुल कुमार है, स्टेटस एक्टिव है, लोकेशन दिल्ली है, सिक्योरिटी क्लियरेंस हमारा लेवल 3 है। अब हम एक बार दूसरा यूज़र ट्राई करते हैं जो हमारा रोहित स्पाई वाला है। ठीक है, ये भी हमारा जैसे हमने दूसरा अपना करेक्ट यूज़र डाला है यहाँ पे रोहित स्पाई, तो हमें वो भी यहाँ पे डेटाबेस में मिला। ठीक है, रोहित कुमार सस्पेंडेड मुंबई क्लियरेंस, जो भी हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है उसी वही इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे सेम मिली। अब एक बार ट्राई करते हैं कि ऐसे यूज़र डालते हैं जो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कोड को दोबारा से रन करते हैं, अब की बार डाल देते हैं जैसे कि कुछ भी ऐसे डाल देते हैं हम।
ठीक है। ये यूज़र हमने अपने डेटाबेस में हमारे नहीं है, तो यहाँ पे हमें इसके बाद जो भी हमने स्टेटमेंट डिफाइन किया है, जैसे यूज़र आईडी नॉट फाउंड इन द डेटाबेस, ये हमें मैसेज यहाँ पे मिल गया। ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही किसी डेटाबेस को हम पाइथन का यूज करके क्रिएट करते हैं, और ऐसे ही बैकएंड में जाके वो डिक्शनरी में वो चीज़ें चेक करता है, जैसे हमारी नॉर्मल डिक्शनरी होती है जिसमें हम कीवर्ड अपने की जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं वो चेक करते हैं। तो ऐसे ही हम उसको उसकी की जो वैल्यू होती है की के अगेंस्ट स्टेप बाय स्टेप जाके वो इस डेटाबेस में उसको सर्च करता है, और हमें उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यू होती है वो ला के देता है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने इस वाले लेक्चर में ये सीखा कि लिस्ट का यूज करना कितना लिमिटेड है, जहाँ पे हमें इंडेक्स का बार बार यूज करना होता है, और वो जो कि स्केलेबल नहीं है, मतलब कि वो हम बार बार इतने सारे इंडेक्स नंबर याद नहीं कर पाएंगे, और वो यूज करना एक बड़े डेटाबेस में पॉसिबल भी नहीं है। तो उसके अगेंस्ट हम डिक्शनरी का यूज कर सकते हैं। लिस्ट में हमें जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं वो यूज करते हैं, लेकिन डिक्शनरी में हमारे जो कर्ली ब्रैकेट होते हैं वो यूज करते हैं। फिर हमने सीखा कि जो हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं उसको हम सिंगल डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर डिक्शनरी के अंदर, यानी कि डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, जिसको हम नेस्टेड डिक्शनरी भी बोलते हैं, वो कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक का ये हमने ट्राई किया था। उसके बाद फिर हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ करके यूज़र से कुछ इनपुट लिया, यानी कि उससे उसका यूज़र आईडी पूछा। उसके बाद जो भी यूज़र आईडी उसने बताया उसको हमने अपने डेटाबेस में गेट मेथड का यूज़ करके उससे पूछा, और फिर उस इन्फॉर्मेशन को उठा के जो भी उस यूज़र आईडी की इन्फॉर्मेशन थी वो यूज़र इन्फो में आके सेव हो गई। अब उसके अगेंस्ट वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे है, तो हमने इस प्रिंट फंक्शन का यूज करके और फॉर्मेटिंग का यूज़ करके हमने वो चीज़ वहाँ पे अपनी चेक की और वहाँ पे प्रिंट करा ली। ठीक है। अगर वो नहीं है तो हमने एक उसका फॉल बैक मैसेज, जैसे कि यूज़र आईडी नॉट फाउंड इन द डेटाबेस, वो भी हमने देखा। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही। इसमें आने वाले इसमें हमने डिक्शनरी को अच्छे से समझा, और आने वाले टॉपिक में हम और भी जो कंसेप्ट हैं उनको सीखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पहले एक एक करके सारी वीडियो देखें और उनको समझें। हालांकि वो थोड़ी सी थ्योरिकल भी है, जिसमें आपको पहले थ्योरी समझाई जाएगी और फिर प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अगर एक एक करके आप उनको समझ के और कोड को रन कर कर देखेंगे खुद से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर डिक्शनरी वाला कंसेप्ट भी आपको समझ में आएगा, और उसके बाद आने वाले टॉपिक आपको और ज़्यादा क्लियर होंगे।